हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कंपलसरी टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आपके बोर्ड के एग्जाम में। प्लस इस टॉपिक को अगर आप सीख जाते हैं तो आप डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जितना भी पढ़ते हैं ये कंप्लीट समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिपिकल है। ओके, तो हम आज इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इनकी कितनी प्रॉपर्टीज होती है स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे लिखेंगे, और 4.2 एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसके कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है, कुछ पढ़ेंगे आप। लिखा हुआ है इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न हाउ टू एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट। आपने पिछले सेक्शन में यानी कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये सीखा। कहता है इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट व्हिच इंप्लाइज its evaluation by obtaining maximum number of zeros in a row or a column। तो यानी कि यहां पर हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज यूज कैसे होगी, क्या होती है, उसका क्या वेरिफिकेशन है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और लिखिए सम यूजफुल प्रॉपर्टीज, सम यूजफुल प्रॉपर्टीज of determinants। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट की होंगी। ये आपको लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के नाम से, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद नंबर 1 डालिए, जल्दी से लिखिए कॉपी पे। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 वो ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे दे रखा हो, a1 a2 a3, उसके बाद b1 b2 b3, उसके बाद c1 c2 c3, मैंने ऐसे जनरली नाम रख दिए। अगर मैं उसमें किसी भी डिटरमिनेंट में रो को चेंज करके कॉलम बनाता हूं, यानी कि ये रो है, इसको चेंज करके मैं कॉलम बना देता हूं, यानी कि अगर मैं लिखूं इस तरीके से, यहां पर लिखूंगा a1 a2 a3, फिर सेकंड रो जो आपको दे रखी है ये सेकंड रो है, मैं सेकंड कॉलम बनाऊंगा इसका, यानी b1 b2 और b3। उसके बाद थर्ड कॉलम रो दे रखा है आपको, थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम बनेगा c1 c2 और c3। अगर मैं रो को चेंज करके कॉलम बनाता हूं, रो को चेंज करके कॉलम या कॉलम को चेंज करके रो, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, तो मैट्रिक्स में उसे क्या नाम बोला जाता था? मैट्रिक्स में उसे बोलते थे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, और उसको इस निशान से दिखाते थे। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और अगर उसका ट्रांसपोज करना है तो आप रो को कॉलम बना देते थे, यही काम करते थे। यहां पर आपको बताया गया था मैट्रिक्स पर कि अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज के आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ए बराबर ए ट्रांसपोज के नहीं आएगा, ये भी बात आपको पता थी। स्पेसिफिक एक जगह थी जहां सिमेट्रिक, कौन सी सिचुएशन थी? सिमेट्रिक, जहां पर ये दोनों बराबर आते थे। मैट्रिक्स के अंदर आपको बात समझ में आती है, मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, ये सिंबल मैट्रिक्स है। अब बात डिटरमिनेंट की करते हैं। डिटरमिनेंट का सिंबल ये है, इस तरीके से दिखाते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट में रो चेंज इनटू द कॉलम करते हैं, अगर रो चेंज इनटू द कॉलम, तो ये पहली प्रॉपर्टी बन जाती है और ऑलवेज ये इक्वल आएगा। अब आपको डाउट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं 2x2 का, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी क्वेश्चन करके देखें। आप इसको सॉल्व करना जान गए डिटरमिनेंट से, प्लस माइनस प्लस करके कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करें प्लस माइनस प्लस करके, और जब देखेंगे तो दोनों के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, इक्वल। तो आपको समझ में आया। पहली प्रॉपर्टी आपने अपनी कॉपी पे जरूर लिखी होगी, अगर अभी तक नहीं लिखे तो जरूर लिखें, नंबर 1 लिखें और उसमें आप सीधे सीधे ये लिख लीजिए कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी को यहां पर बताया है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम
आर इंटरचेंज। कहता है जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो नहीं बदलती, अनचेंज रहती है अगर रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन के लिए इसने एक वैल्यू ली है, उसके बाद इसे सॉल्व करके दिखाया। आपको इसकी जरूरत नहीं है कि इसको वेरीफाई करें, अदरवाइज अगर पेपर में ऐसा कुछ आ जाए वेरीफाई करें तो कोई भी एक वैल्यू लेके उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आज तक पेपर में वेरिफिकेशन तो नहीं आया, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए अगला क्या करते हैं हम, अगले में इसने आगे भी क्या समझाया, आगे देख लेते हैं। आगे इसने समझाया है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये लाइन, ओके, इन्हें ऊपर तो वेरीफाई किया, उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंने वो बात आपको यहां समझा दी है जो बात इसने लिखी थी। अब यहां पर लिखा है इट फॉलोज द अबव प्रॉपर्टी, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि इस प्रॉपर्टी से कंडीशन बनी, और वो कंडीशन ये है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां लिखवा दी है जो एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चे सोचते हैं ये क्या बराबर होंगे, तो यहां पर मैंने कंडीशंस बता दी, क्योंकि आपको ए और ए का ट्रांसपोज का अगर डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो पहली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहती है यस इट इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट के पास चलते हैं। यहां पर इसने कुछ नोट में दिया है, यहां पर आप इसे पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज इसमें जो इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई है। फिलहाल आपको जो पहली प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करा है विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके आपको इसे सॉल्व किया, आंसर आया, इसका आंसर -20। फिर उसके बाद इंटरचेंजिंग द रो कॉलम, यानी कि जो रो है उसको कॉलम बनाया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, और इवेल्युएट किया। अगर आपने 4.1 एक्सरसाइज की है तो आपको समझ में आया होगा कैसे इवेल्युएट किया, आंसर निकाला, आंसर सेम आया -28। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, तो आपने लिखा सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और पहली प्रॉपर्टी लिख दिया। अब इसी के नीचे आप लिखिए सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में, उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले लिखिए A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 एंड C3। ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताने की कोशिश की है, क्या कहता है, कहता है इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। क्या बताने की कोशिश कर रहा है जरा देखते हैं। देखो ये है हमारे पास फर्स्ट रो, ये है हमारे पास सेकंड रो, ये है हमारे पास थर्ड रो। अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करता हूं, मैं 3 ऑप्शन देता हूं। देखो पहले ऑप्शन में मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ, या फिर R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, या फिर R1 को इंटरचेंज किया R2 को इंटरचेंज किया R3 के साथ। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए। पहले वाले की ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में जब आप सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि आपने ये वाली रो जो है फर्स्ट वाली को नीचे लिख दिया, और नीचे वाली जो रो है सेकंड वाली इसे ऊपर लिख दिया, तो नया जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप लिखेंगे B1, फिर उसके बाद B2, फिर B3, यहां पर A1 A2 A3, यहां पर C1 C2 एंड C3, ये आपने लिख दिया। बहुत सिंपल है यहां तक लिखना, लेकिन बाहर लगा दीजिए माइनस, द साइन इज चेंज। अगर आप इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, आंसर जो आएगा, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे, इसमें दे रखा है, तो आपका आंसर में सिर्फ माइनस लग जाएगा। यानी कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सिंपल है। जैसे मैंने कहा R1 R2 में इंटरचेंज होगा तो निशान बदल जाते हैं डिटरमिनेंट करते वक्त, और अगर मान लीजिए R2 R1 और R3 में चेंज होगा तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिखें, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं चेंज करूं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास C1 C2 C3, यहां पर B1 B2 B3, और यहां पर A1 A2 A3। इंटरचेंज का मतलब कि जिसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस, बाकी नहीं बदलेगा, जिसको हम बदलना चाहते हैं वो चेंज होगा।
तो ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई। देखो C1 नीचे वाला ऊपर पहुंच गया और A1 नीचे आ गया, पूरी की पूरी कंडीशन। तो इस केस में अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा, -1 भी लिख सकते हो आप। तो ये है आपकी कंडीशन। ऐसे तीसरे वाले में भी देखो R1 R2 और R3 को भी चेंज कर सकते। तो जैसे R के साथ चेंज हुआ है, ऐसे अगर आप ऊपर से देखें तो C1 C2 और C3 में भी चेंज हो सकते हैं। अगर इन दोनों में चेंज होंगे, C1 C2 की जगह ले लेगा, C2 C1 की जगह ले लेगा, तो नेगेटिव टाइम्स चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही C2 और C3 में चेंज हो सकता है, ऐसे ही C1 और C3 में भी चेंज हो सकता है। तो इसी को इसने करके दिखाया है। पहले इसने एक वैल्यू ली है डेल्टा लेके, और उसके बाद उसे सॉल्व किया है। उसके बाद इसको हमने चेंज किया। चेंज क्या किया इसने R1 और C1 में चेंज किया है। R1 और सॉरी C1 नहीं, R1 और R3 में। R1 इंटरचेंज टू R3 किया है, इंटरचेंज टू R3 देख सकते हो। यहां पर ऊपर लिख दिया इन्होंने C1 और नीचे लिख दिया A1, ठीक है ना, ये वाली लाइन। और सॉल्व किया तो आंसर बिल्कुल सेम आया, बस माइनस टाइम चेंज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हुआ ये सॉल्व। आगे आपको कहता है वी कैन डिनोट द इंटरचेंजिंग द रो कॉलम इन दिस। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इंटरचेंजिंग को डिनोट करते हैं। अब यहां पर इसने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। आप इसे बिल्कुल तरीके से करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, तो इसका आंसर आएगा एक, और वो आया है -28। और कैसे आया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो बताया था वही इसने यहां पर भी समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। उसके बाद इसने नेक्स्ट करना है इसमें। इसके बाद इसने नेक्स्ट जो किया है, वो नेक्स्ट क्या किया है, देखिए 2 मिनट। हाँ, इसने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, इसने इंटरचेंज कर दिया R2 को R3 में, यानी कि R2 को नीचे लिख दिया, R3 को ऊपर लिख दिया। देख सकते हो 15 - 7 और 604। बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल क्लियर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 28। ऊपर आंसर आया था -28, यहाँ आया 28, तो माइनस टाइम चेंज हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। आपको ये सब चीजें देख रहे हैं, आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर भी सकते हैं, अदरवाइज मैं तो आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा। आपने सेकंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में लिख ली है। अब चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी के पास। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखिए जल्दी से। तीसरा नंबर लिखना जरूर है आपको ये प्रॉपर्टी कॉपी पे। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके सामने A1 A2 A3 और उसके बाद B1 B2 B3 और उसके बाद A1 A2 A3 इस तरीके से कोई सिचुएशन दे रखी है जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक जैसा है, आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें देखो R1 जो है R3 के बराबर है, R1 बराबर है R3 के। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आंसर आएगा 0। आप इसे इवेल्युएट करके भी 0 कर सकते हो। तो कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम बोल रहा हूं, इसका मतलब R1 R3 के बराबर हो गया, या R1 R2 के बराबर हो गया, या R2 R3 के बराबर हो गया। कोई सी भी एक सिचुएशन आ जाती है तो 0 बोल देंगे उसके डिटर्मिनेंट को। क्लियर। ऐसे ही C1 और C2 के बराबर आ गया, या C2 C3 के बराबर आ गया, या C1 और C3 बराबर आ गया, तो भी ये कंडीशन 0 कहलाएगी। तो इसका आपको यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8। इसे देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 2 मिनट। आई थिंक पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे देन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्रॉपर्टी देखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉपी पे लिखते चले जाइए मेरे साथ साथ। नंबर 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो, लाइक एक डिटर्मिनेंट है और उसे ले रखा है A1 A2 A3, फिर उसके बाद B1 B2 B3 एंड देन C1 C2 C3, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, किसी भी एक में, रो में या कॉलम में, कहता है ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। यानी कि अगर मैं यहां पर किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसमें किसी भी रो में इंडिविजुअली या किसी भी कॉलम में, जैसे कि मैं यहां कराता हूं k की मल्टीप्लाई, के ए हो जाएगा, तो यहां भी k की मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी A1 A2 A3 की, B1 B2 B3 की, और C1 C2 C3। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब ये k की मल्टीप्लाई किसी भी एक रो या एक कॉलम में ही हो सकती है, यही डिटर्मिनेंट का नियम है। यानी कि इसे फर्स्ट रो के साथ लिखा जा सकता है, या फिर सेकंड के साथ, या फिर थर्ड, एक बार में एक के साथ मल्टीप्लाई। तो इसे लिखेंगे k A1 k A2 k A3, उसके बाद B1 B2
B3, उसके बाद C1 C2 C3। तो क्या सीखा आपने, जैसे कि मैट्रिक्स अगर होती मैट्रिक्स तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर मैं k की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करता तो ऐसे निशान लगाता मैट्रिक्स का और सब में मल्टीप्लाई करता k a1 k a2 k a3, फिर उसके बाद k b1 k b2 k b3, उसके बाद k c1 और k c2 और k c3। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होती है तभी तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। ये डिटर्मिनेंट है, निशान अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मुझे किसी भी एक संख्या की सिर्फ मल्टीप्लाई करानी है तो या तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा, जैसे लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर एक ही साइड दे रखी है, दो साइड नहीं दे रखी, तो जो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे इस सिचुएशन में अगर ऐसा आता है तो बाहर 1/k भी लिखूंगा और अंदर भी k की मल्टीप्लाई कराऊंगा, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, ताकि ये बाहर कॉमन आ जाए और k से k बाद में कट जाए और क्वेश्चन वही बन जाए। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आपको समझना है कि मल्टीप्लाई कैसे लिखा जाता है। तो लिखा कैसे जाता है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये आपके सामने है और इसका यहाँ पर रिमार्क पढ़ना है। रिमार्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, ये पहला और दूसरा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है बाय दिस प्रॉपर्टी वी गेट टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। यानी कि इस प्रॉपर्टी से ये पता लगा कि अगर हमें कोई चीज कॉमन लेनी है, जैसे कि ये हमारे पास संख्या है, तो मैं एक रो में से पार्टिकुलर कोई संख्या बाहर कॉमन ले सकता हूं, इस तरीके से बाहर लिख सकता हूं, अंदर से कॉमन आ गया। तो ये इसमें हो सकता है। मैट्रिक्स में सारी संख्याओं में से कॉमन लेना होता था। आगे कहता है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज 0। क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। ये कहता है, जैसे 9th एग्जांपल है आपके सामने, ये आपके सामने है 102, 18 और 36। आप देखोगे तो इसमें से 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है। 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहां से कॉमन ले, 17 नहीं आ रहा कॉमन, यहां से आ रहा है 6 कॉमन, सॉरी 17 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी 6 कॉमन आएगा। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 17, 6 कॉमन लेंगे यहाँ से तो आएगा आपके पास कितना, 6 3 18, 3 और 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। फिर नीचे वाली संख्या सेम, 1 3 और 4, और यहां लिखेंगे 17 3 और 6। आप गौर से देखेंगे कि अगर ये संख्या और ये संख्या R1 इज इक्वल टू R3 आ जाए, तो अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी आपने 6 × 0 यानी कि आंसर 0। यही कह रहा है यहां पर कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, एक ही रेशो में होंगे अगर, यानी कि सेम रेशो में, तो इसका मतलब वो 0 वैल्यू कहलाएगा। तो सेम रेशो में आया ना, ये दोनों के दोनों की रेशो सेम थी R1 और R3 की, तो आपको ये आंसर भी इसने निकाल के दिखा दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 3 and 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गई है, जल्दी से कॉपी पे लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं A1 + B1, फिर उसके बाद A2 + B2, फिर उसके बाद आगे लिख लेते हैं A3 + B3, ये मैंने लिख लिया। यहां पर लिख लिया आपने P Q R, यहां पर लिख लिया A B C, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी लिख लिया। किसी भी एक रो के अंदर इस तरीके से एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, किसी भी रो का मतलब R1 में, R2 में या R3 में, किसी भी कॉलम का मतलब C1 में, C2 में या C3 में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आप इसे सेपरेट कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा A1 P, फिर A, फिर A2 Q B, फिर A3 R और C। यानी कि आगे वाले एलिमेंट्स जो थे, ये वाले एलिमेंट्स आपने अलग कर लिए। बीच में निशान प्लस का है तो आप यहां प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे B1 B2 B3 PQR और ABC। तो क्या समझ में आया आपको, किस तरीके से आपने ऐड कर दिया। अगर इसी को आप मैट्रिक्स में लेके जाएं तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में दोनों की दोनों मैट्रिक्स वापस जोड़ के आपका ये आंसर नहीं आ सकता। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो डिटर्मिनेंट है,
डिटर्मिनेंट तो सीधा सीधा जुड़ता नहीं है। डिटर्मिनेंट में सॉल्यूशन तो ऐसे होता है, इसको भी इवैल्यूएट करिए, इसको भी इवैल्यूएट करिए, दोनों का आंसर जब सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो सॉल्व होगा वो बिल्कुल क्या इक्वल आएगा। इससे खुद भी कर रखा है, ये वेरीफाई कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला है और वेरीफाई करके, किसी को डाउट हो तो इस तरीके से वेरीफाई करके देख ले। अगर आपको डाउट नहीं है तो सीधा सीधे क्वेश्चंस पे आ जाए, क्वेश्चंस को करके देख ले। ये 10th एग्जांपल है, इसे करके देख ले। अब चलते हैं हम छठी प्रॉपर्टी के पास। आप कॉपी पे छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि आप कभी भी, जैसे कि आपके सामने है A1 A2 A3, ये ऑपरेशन कह सकता हूं इसे प्रॉपर्टी ना बोल के, फिर B1 B2 और B3, उसके बाद C1 C2 एंड C3, ये 3 नंबर्स दे रखे। आपको सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, पहली कंडीशन कि अगर मुझे R1 में चेंज करना है, R1 में, तो मैं अगर किसी की मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं, जैसे कि K इंटू R1 कराना चाहता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं, और बशर्ते जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसके एवज में मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक ही साइड है, दो साइड तो है नहीं, तो मैं पहले K से डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, K A1 K A2 K A3, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आया? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अगर R1 के साथ किया, ऐसा ही R2 R3 के साथ कर सकते हैं, ऐसे ही C1 C2 और C3 के साथ कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दूसरा साइड भी होता है यहां पर, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दोनों साइड, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा 3.4 एक्सरसाइज में किया था, वहां पर मैट्रिक्स थी और वहां मल्टीप्लाई कराते दोनों साइड दे रखी थी, लेफ्ट भी और राइट भी। तो यहां पर ऐसा नहीं करना। अगर एक साइड है तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दोनों साइड है तो मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई है, वो कंडीशन ये है कि अगर आप कोई संख्या मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, लाइक जैसे कि R1 टेंस टू R1 प्लस का KR2, उस केस में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर लोगे। ये दूसरा केस मैंने बताया है आपको, जैसे कि R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस KR2, R1 मतलब कि A1 प्लस K, R2 का मतलब B1। समझ में आया? R1 प्लस KR2, R1 का मतलब कितना हो गया आपके पास, A2 प्लस का K B2, R1 का मतलब A3 प्लस का K B3। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ये जो बनाया है, ये हमने 3.4 में भी किया था। अगर आपने नहीं किया तो पहले उसे करें एक्सरसाइज को, देन 4.2 में अच्छा आपको समझ में आएगा। ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं जो याद रखनी है, जैसे कि जिसमें भी आप यहां चेंज कर रहे हैं, आपने R1 में चेंज किया, किसी में भी कर सकते हो, R2 में, C1 में, C2 में, उसी को सबसे पहले लिखा जाता है, एक कंडीशन। और जिसमें भी आप चेंज कर रहे हैं उसमें जब यहां लिखेंगे तो कोई भी संख्या यहां मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई या डिवाइड में यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। सेकंड, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी मान लें R1 किया तो R2 में भी चेंज करूंगा, R2 में चेंज करूंगा और यहां पर कुछ भी लिखूंगा, लेकिन यहां पर R1 नहीं लिखा जा सकता। यानी चेंज करते वक्त जो इसी स्टेप में पहले चेंज हुआ है वो नंबर्स यहां नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। यहां पर R2 लिख सकता हूं, R3 लिख सकता हूं, लेकिन R1 यहां पर प्रोहिबिटेड है, नहीं लिखा जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये बातें हमें धीरे धीरे और एक्सप्लेन करनी है। फिलहाल छठे नंबर की प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं रो लेके कर रहा हूं वो कॉलम लेके भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब यहां पर इन्हें रिमार्क दिया है, वो रिमार्क जो मैंने समझाया वही है। यहां पर कहता है डेल्टा 1, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग दिस, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आया है टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो नया जो डिटर्मिनेंट आया उसमें k की मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने कंडीशन बता दी। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक ai टेंस टू r, सॉरी ai नहीं है, ri टेंस टू ri प्लस का krj, इस तरीके का ऑपरेशन है। आई का मतलब कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से कहता है इज डन इन वन स्टेप, मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर एक स्टेप में यूज करेंगे। कहता है केयर शुड बी टेकन टू सी दैट अ रो दैट इज अफेक्टेड इन द वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द नेदर ऑपरेशन। अभी मैंने बताया, जैसे कि इसके साथ मुझे R2 भी लिखना है, तो R2 लिखना है, और अगर आपने यहां पर R2 के अंदर लिख दिया R1 प्लस का R3, ऐसा कुछ,
तो ये वाला R1 एक ही स्टेप के अंदर आपने सॉल्व किया है, एक ही स्टेप। अगर ये दो अलग अलग स्टेप है, इसके बीच में अगर कोई नंबर लिखे हुए तो चल जाएगा। एक ही स्टेप में आप दोनों लिखना चाहते हो, ये एंड ये, तो एक ही स्टेप में R1 दोबारा यूज नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि अभी उसका इस्तेमाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका अंडर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ये है और इसी को अभी कंस्ट्रक्ट किया नहीं है, और यहाँ कैसे बता देंगे आप? तो इसका मतलब एक साथ यहाँ पर R2 लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिख सकते, ये बोल रहा है इस वाले नोट्स में। रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी को कंप्लीट स्टूडेंट करते ही नहीं है और कहते हैं मैथमेटिक्स कठिन है और स्कोर भी कम आता है। अगर आपको स्कोर हाई करना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि हर टॉपिक, हर लाइन, हर वर्ड को पढ़ना है। तो अब आपने ये सारी प्रॉपर्टीज लिख ली होंगी। कितनी प्रॉपर्टीज लिखवाई मैंने? 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई है। छठी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे 5 होती है प्रॉपर्टी, छठे वाला ऑपरेशन है। 11वां एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, ऐसे ही 12वां, 13वां एग्जाम्पल 14 है, देन 15 एंड देन 16 तक के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। ये आपका काम है, आप करेंगे। और 16 एग्जाम्पल कब करेंगे वो मैं बताता हूं, अभी नहीं करेंगे। आप सबसे पहले 4.2 के जो मैं आज क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पहले उसे एक एक करके करें कॉपी पे। जब ये कंप्लीट हो जाए 4.2 जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, देन उसके बाद आप एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी कॉपी पेन आपने निकाल रखा है, आप उसमें मेरे साथ साथ करेंगे। यहां कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7। तो यानी कि आज की क्लास में हम सिर्फ 7 तक क्वेश्चंस कराएंगे और 7 तक क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग आपको काम करना है। एक्सपेंड करना मतलब क्या? 4.1 में जो आपने इवेल्युएट किया था, यानी जो डिटर्मिनेंट निकाला था प्लस माइनस प्लस करके, उसे एक्सपेंड करना कहते हैं। तो वो एक्सपेंडिंग के बगैर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कैसे सॉल्व करने हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देखो यहां पर कहता है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? पहला क्वेश्चन है, उसमें अगर कभी भी विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है ना, कभी भी विदाउट एक्सपेंडिंग कहता है, तो या तो इसका आंसर 0 आएगा या इसका आंसर डिटर्मिनेंट में आएगा, याद रखना। तो देखोगे इसके आंसर या तो 0 आ रहे हैं या फिर डिटर्मिनेंट में आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप सॉल्यूशन लिखेंगे पहले क्वेश्चन का, आप लिखेंगे इस तरीके से कुछ, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे z, फिर a, b और c एंड देन x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c, और उसके बाद आप इक्वल टू लिख देंगे 0। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने जो पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी, कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई, परेशान मत होइए। जैसे ही उन सभी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में करते चले जाएंगे, 5 तो प्रॉपर्टीज ही हैं, यूं ही सीख जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात सुनिए। मैं यहां पर लिखने वाला हूं C1 टेंस टू C1 प्लस C2। मैंने अपनी मर्जी से एक प्रॉपर्टी, एक ऑपरेशन बनाया, और मैंने क्यों बनाया, इसका रीजन क्या है? मैंने ये देखा कि ये है आपके पास C1 और ये है आपके पास C2, दोनों को जोड़ देंगे तो C3 बन जाएगा। और जैसे ही कोई भी दो एलिमेंट, यानी कि दो रो या दो कॉलम्स अगर आपको इक्वल मिल जाए, आइडेंटिकल मिल जाए, तो 0 हो जाएगा। तो मेरा बड़ा आसान काम है, मैंने इसे समझ लिया, आपको ये चीज लिखनी है। अब C1 में C2 को कैसे जोड़ना है वो आपको आना चाहिए। ये C1 है, ये C2 है, दोनों को बस जोड़ना है। तो यहां लिखूंगा x प्लस a, यहां लिखूंगा y प्लस b, यहां लिखूंगा z प्लस c, यहां लिखूंगा a, यहां b, यहां c, यहां पर x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो आप देखेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आंसर लेके आना है। आप देखेंगे कि C1 बराबर है C3 के, सो इट इज 0 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सिंपल है, आपने समझ लिया। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमने तो ऐसे नहीं किया, तो हमने इस पे कोई और प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? हमने लास्ट वाले को, यानी कि C3 को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। प्लस वाली प्रॉपर्टी ये बता रही थी, चलो मैं करके दिखाता हूं क्या किया। हमने किया है सर x y z a b c और x y z अलग कर दिया, प्लस का निशान लगाया बीच में, फिर x y z a b c फिर a b c, अब की बार ये अलग कर दिया। देखो यहां पर x y z की सीरीज अलग है और a b c की सीरीज अलग है। अब आप गौर से देखोगे तो पहले वाले डिटर्मिनेंट के अंदर C1 बराबर C3 के है, दूसरे डिटर्मिनेंट के अंदर C2 बराबर C3 के है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर ही 0 आ गया, ये भी आंसर ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नियम मैं आपको बता रहा हूं उसी नियम से क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। आप हर उस नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आप बेस्ट समझे, जो आपको सबसे पहले कनेक्ट हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए कि ऊपर लिखी हुई कोई सी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आई है कौन सी यूज करें कि आंसर इसको 0 के बराबर कर दें। जल्दी से करिए, एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। आप इसे सॉल्व करेंगे और मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूं। वीडियो पॉज करके करिए। चलिए, आपने जो है सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई किया होगा, मेरी बात बिल्कुल मानी होगी। अगर मानी है तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कुछ गलती जो की है वो गलती नहीं करनी है। धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे। एकदम से आप एक्सपर्ट होने की सोच रहे हैं तो ऐसा मैथ्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको धीरे धीरे स्टेयर बाय स्टेयर आपको एक एक सीढ़ी चढ़ाया जाएगा। तो आपने पहला क्वेश्चन समझा कि ऐसे भी 0 हो सकता है प्रॉपर्टीज यूज करके। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। उसके बाद b माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। उसके बाद c माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलेंगे और आप कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं लिखूंगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं R1 से भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं C1 से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने देखा कि R1 मेरा ये है जिसको मैंने अभी कवर किया, ये मेरा R1 है। और मोस्टली कंफ्यूजन यही होती है। इसमें मुझे बदलाव करना है R1 में, और क्या करना है, R2 को और R3 को मुझे जोड़ देना है। यानी कि इस पूरी लाइन को ऊपर वाले के साथ और इस पूरी लाइन को भी ऊपर वाले के साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए कहा गया है, तो जोड़ने की कंडीशन लिख लेते हैं। देखो R1 क्या था, a माइनस बी, R2 क्या है, b माइनस सी, और R3 क्या है, c माइनस ए। ध्यान रखना। इसी तरीके से R1 की वैल्यू क्या है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। उसके बाद आप लिखेंगे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर कह तो आप R1 रहे हो लेकिन चेंज तो आप C1 में कर रहे हो। अब देखो, जो चीज आपको एक तरफ से R दूसरी तरफ से C ही दिखेगी। देखो मैं C1 में चेंज नहीं कर रहा हूं, बट क्योंकि एक साथ R2 नहीं जोड़ा जा सकता, सोचिए जरा दिमाग से सोचिए कि ये मेरे पास R2 है, मैं R1 में R2 जोड़ना चाहता हूं, R1 में R2 जोड़ना चाहता हूं। तो R1 मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट जोड़ना चाहता हूं। तो एक साथ मैं नहीं लिखूंगा, पहले मैं इसे जोड़ूंगा, फिर इसे जोड़ूंगा, फिर इसे लिखूंगा तो एक एक करके ना, लेकिन जोड़ूंगा तो एक साथ ही। इस तरीके से लिखेंगे तो बाद में तो एक साथ ही दिखेगा, लेकिन जोड़ूंगा तो एक एक करके। फिर उसके बाद इसी में मैं R3 जोड़ना चाहता हूं, तो इसे भी जोड़ूंगा, इसे भी जोड़ूंगा, इसे भी जोड़ूंगा, तो एक एक करके लिखूंगा मैं। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो इसी तरीके से जब मैं लिख रहा हूँ या फिर आप लिख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा, कंफ्यूजन होगी कि ये R में नहीं C में चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे भी गौर से कि ये देखिए आपके पास क्या है, ये अगर देखें तो R1 का हिस्सा है ना। ये क्या है, ये R2 का हिस्सा है। ये क्या है, ये R3 का हिस्सा है। तीनों को मैंने जोड़ा। अगर कोई बच्चा ऐसे देख रहा है तो भैया ये C1 का हिस्सा है, ये C1 का हिस्सा है, ये C1 का, ऐसा तो नहीं जोड़ रहा है C1 C1 C1। तो याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होइए। ये मैंने R1 में जो प्रॉपर्टी लिखी थी वो चेंज कर दी है। और आई थिंक आपने अगर 3.4 एक्सरसाइज करी है तो ये बहुत आसान लग रहे होंगे आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली b माइनस सी लिखना है, c माइनस ए लिखना है, a माइनस बी लिखना है। ऐसे ही c माइनस ए लिखना है, a माइनस बी लिखना है और b माइनस सी लिखना है। और उसके बाद इक्वल टू 0 तो बाद में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a पॉजिटिव a नेगेटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव। सिंपल है ना। उसके बाद बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव, फिर उसके बाद ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो ये भी 0। सी का भी ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली सारी संख्याएं तो घट गई, 0 0 और 0 आ गया। और किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक साथ 3 0 मिल जाए तो इसका मतलब आंसर होता है उसका 0। आइडेंटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो यहां पर आपके सामने कंप्लीट एक रो या कोई भी कंप्लीट एक कॉलम अगर 0 होता है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है।
अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो आपने आर में चेंज करके दिखाया और हमें काम करने के लिए दिया था तो हमने सी में चेंज कर दिया। पहले सी मतलब कि हमने क्या किया, C1 में चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तब भी आंसर 0 आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, आपका आंसर बस ऐसे आएगा 0 0 0, इस तरफ 0 हो जाएगा, तब भी आंसर सही है। तो आपकी मर्जी है, आप आर को लेके चले, रो को या कॉलम को, जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट फॉर्म होगी वो आप लेके चले। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन करा दिया। वीडियो को पॉज करिए और थर्ड क्वेश्चन पर एक बार थोड़ा सा ट्राई करें, अपना हाथ लगाएं और देखें कि कैसे कर सकते हैं, फिर मैं इसे कराने वाला हूं। पहले वीडियो पॉज करें और अगला क्वेश्चन ट्राई करें। हम इतने रब कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं आपके लिए। आप जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा करते थे तो उस समय टीचर जब पढ़ाते थे तो रब करा करते थे बोर्ड, और रब करने के बाद आप शांति से उन्हें देखते थे, कुछ चीजें दिमाग में सोचते थे, और उसके बाद फिर टीचर कहते तो थे ट्राई करिए, लेकिन ट्राई करने के बाद वो वक्त नहीं देते थे, क्योंकि एक क्लास का एक ड्यूरेशन होता है और उसमें आपको समय नहीं दिया जाता। इस बार ऐसा नहीं है। आप इस समय मेरे सामने रिकॉर्डेड वीडियो पे बैठे हुए हैं, उस वीडियो पे जब आप देख रहे हैं तो उसे आप पॉज करके आधा घंटा आप ट्राई कर सकते हैं, 5 मिनट आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक दिन के बाद आ सकते हैं रेस्ट लेके आराम से, आराम करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सहूलियत मिल सकती है अगर आप इस फॉर्म के यूज टू हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ आपको वीडियोस देखनी है, मैं बार बार अपील करता हूं अपने स्टूडेंट से, वीडियोस देखने से ये कुछ भी नहीं आने वाला, इससे बेहतर है आप देखें ही ना। अगर आप सोचते हैं आपका एग्जाम नियर बाय है तो आप जल्दी जल्दी देख लेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। अगर आप एक पार्टिकुलर टाइम की वीडियो को एक पार्टिकुलर टाइम दे के सीख लें तो फिर आप कोई भी एग्जाम बहुत प्यार से दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मैथ्स आपको देखने से कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको मैंने काम दिया था थर्ड क्वेश्चन करने का, आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा, कुछ बच्चों से हो गया होगा, कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। तो जिन्हों से नहीं हुआ है उन्हें मैं करके दिखाता हूं, और जिन्होंने कर दिया है वो मैच करें कि क्या उन्होंने सही स्टेप्स फॉलो किए। 86 था, सॉरी, हाँ। तो देखिए यहां पर है क्या कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपको 0 बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जरा सोचिए, अगर मैं इस सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई 9 के साथ करा दूं, सोचो जरा 9 के साथ तो कितना हो जाएगा, 7 निम 63, 63 63, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 निम 72 72, 9 निम 81 81। और जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 63 और 2 65, 72 और 3 75, फिर 81 और 5 86, तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसका नाम कौन है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम है C2। इसमें क्या करना है, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करानी है, और फिर उसके बाद उसमें क्या करना है, उसमें C1 को, इसे C1 बोलते हैं, C1 को जोड़ देना है, C1 को जोड़ देना है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट सीख गए, हम एक प्रॉपर्टी लगाना सीख गए, हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस 9 C2। मैंने बोला था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, अगर ऐड भी कर रहे हैं साथ में, तो फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको जरूरत पड़ेगी। दोनों साइड तो है नहीं, एक ही साइड लेके चल रहे हैं आप। तो यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सही से करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप में से कई स्टूडेंट्स को ये जो मैंने लिख दिया इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आया होगा, परेशान मत होइएगा। परेशान हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप खुद से एक बार ट्राई तो करें, कोशिश तो करें कि हम खुद से सीखें। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, आगे कर लें, जिनको नहीं आया उनके लिए मैं कह रहा हूं परेशान नहीं। आप मुझसे जब पूछेंगे, जब मैं आपको लाइव क्लास में, जैसे जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है ना मैथ्स, तो वो लाइव क्लास में सीखने की कोशिश करते हैं। लाइव में हम उनको इंडिपेंडेंटली एक अटेंशन देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, फिर बच्चा एक बार एक क्वेश्चन करना सीख जाता है ना, दूसरा क्वेश्चन करना खुद लग जाता है। यही एक तरीका है मैथ्स को अच्छे से बताने का। तो अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप लाइव क्लास ले सकते हैं, जिसमें से मैं आपको इसी तरीके से स्क्रीन शेयर करके आपकी बात सुन सकता हूं, आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं, और हम दोनों बैठकर एक साथ ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर कोई पार्टिकुलर चीज आपको नहीं आ रही है तो उसे कैसे सीखा जाए। हाँ, अगर इसे देखने से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो लाइव में आएंगे ना, आप सीख सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको क्वेश्चन को करना है, C1 की प्रॉपर्टी यूज करनी है, C1 में चेंज करना। C1 मतलब ये है C1,
क्या चेंज करना है C1 में? C1 है ये आपका, इसमें क्या चेंज करना है? चेंज ये करना है कि C1 यानी कि ये 2 प्लस का 9, फिर C2 मतलब 7 इंटू 7, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद C1 यानी कि यहां पर 3, फिर प्लस का 9 इंटू 8, फिर उसके बाद 5 प्लस का 9 इंटू 9। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आप चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से कंडीशंस बन रही है। अच्छा, उसके बाद ये कॉपी कर लेना है 7, 8, 9, 65, 75 और 86, ये बिल्कुल सीधा सीधा कॉपी करना है, फ्लैट कुछ नहीं करना है इसमें, यही तो कंडीशन है। अगर आपने 3.4 एक्सरसाइज करी है, मैं फिर रिकमेंड करूंगा आपको, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही है, ये ऑपरेशन लिखना आसान लगेगा और इसे एप्लीकेबल करना आसान लगेगा। अगर आपको वहां डाउट था तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना तो पड़ेगा। फिलहाल कितना आ गया? 9 सत्ते 63, 63 और 2 65, 65। फिर उसके बाद 9 अट्ठे 72 और 3 75, 75, 99, 9 इंटू 9 81 और प्लस 5 इज इक्वल टू 86, और यहां देगा 7, 8, 9, फिर उसके बाद 65, 75, 86, एंड दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3, दिस इज 0, प्रूफ्ड। बिना एक्सपेंड करे, बिना इवेल्युएट करे हम इसे प्रूफ कर पा रहे हैं। तो अपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और चौथे क्वेश्चन पे अपना हाथ आजमाइए, देखिए आप कितना कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूं पहले कि ये क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे हर क्वेश्चन टीचर्स ही करा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक हैं और आप सारे क्वेश्चंस तो टीचर ही करा रहे हैं। आपने एक कराया, दूसरा ट्राई किया नहीं हुआ, सर ने कराया, फिर तीसरा ट्राई किया नहीं हुआ, तो इसका मतलब सारे टीचर ही कराएंगे? नहीं, मैं इतने साल से इस कोचिंग को पढ़ा रहा हूं और यहां पर इतने बच्चे आते हैं, सभी को एक ही बात बताता हूं मैं, और आपको भी मैं बताऊंगा कि 4.2 एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस मैं एक एक करके सारे बताऊंगा, और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। विश्वास रखिए, फर्स्ट टू 8 मुझे कराने पड़ते हैं, हर बार कराने पड़ते हैं। कुछ बच्चे कर लेते हैं लेकिन सभी नहीं कर पाते, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई बात बताई जाती है। जैसे कि देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बताया? ऐड करना बताया, पहली बार था। दूसरे क्वेश्चन में तीनों को ऐड करना बताया, 1, 2, 3, ये भी पहली बार था। चौथे क्वेश्चन में आपको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना बताया, ये भी एक नई चीज थी। अब चौथे में क्या करना है? इस ए की मल्टीप्लाई करा देने वाला हूं। अब ए की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। आप कॉपी पे मेरे साथ साथ रहेंगे, ठीक है ना? 1, 1, 1 लिखिए, फिर BC, CA और AB लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कराइए भाई। मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB प्लस का AC, उसके बाद BC प्लस का BA, उसके बाद CA प्लस का CB। कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अब दिमाग लगाइए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है C3 में चेंज करते हैं, C3 में C2 को जोड़ देते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, और हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं फिर बता रहा हूं, रेस्ट करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस मत लीजिए, 8 तक क्वेश्चन कराने तो दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पर थोड़ा सा ज्योतिष बनना पड़ेगा। जानते हैं ज्योतिष क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर, जो व्यक्ति भविष्य बताते हैं, तो आपको थोड़ा भविष्य में देखना पड़ेगा। टाइम मशीन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जीरो बनाना है। आपने देखा, सोचा, इसे देखने के बाद सोचा, यही काम करते हैं मैथमेटिशियन। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैथ्स पढ़ने आए हैं और रटा रटाया ज्ञान लेके बैठे, ऐसा नहीं है। आप अगर पढ़ने आए हैं मैथ्स, तो आपको फ्यूचर में थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, ए की मल्टीप्लाई बी में, ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए बी और ए सी दिख रहा है, इतना सोचने में कोई परेशानी नहीं है। और ए बी ए सी में अगर बी सी और जुड़ गया तो बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यही कॉन्सेप्ट देखिए, बी में सी की मल्टीप्लाई कराएंगे बी सी, बी में सी की ए की मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी और बी सी, और साथ में सी ए लिखा है तो इसे जोड़ देंगे तो यही दोबारा बन जाएगा। फिर सी में ए की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी ए, ये रहा सी ए, उसके बाद सी में बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी, ये रहा बी सी, और उसके बाद ए बी में जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है या मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, जो मैं कर पा रहा हूं आप नहीं कर पा रहे। मैं भी आपके जैसा ही हूं, बिल्कुल सेम जैसा आपके जैसा हूं, बस एक चीज में डिफरेंस है मेरे में और आप में। ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे हैं
और आपने नहीं कर रखे। बस इतना सा फर्क है। आप पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि यार हो सकता है, और सर ने जब बोला है कि 8 तक की हेल्प मैं करूंगा, उसके बाद हमें खुद आ जाएगा, तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी, इसको अभी एप्लीकेबल करना सीखें, इसलिए कंफ्यूज ना हो अभी, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे और आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। ज्यादातर बच्चे तो अब तक सीख भी चुके होंगे। जो एक दो बच्चे होते हैं और जो थोड़ा सा एंग्जाइटी सा फील करते, घबराते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप परेशान ना हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपके सामने क्या है, 1 1 1, फिर उसके बाद BC, फिर उसके बाद CA, फिर उसके बाद AB। क्लियर है यहां तक। अब मैंने क्या बोला, C3 में C2 को जोड़ना है। चलिए जी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात तो मुझे पहले ही पता थी ना कि क्यों जोड़ना है, रीजन क्या है। क्योंकि यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, यहां पर बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। और ऐसा करने से सर क्या फायदा मिलेगा, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। ओके, ये पहली बार आया, अभी तक कॉमन नहीं लिया था हमने ना। तो हमने कॉमन लिया और लिख दिया बाहर, हमने लिख दिया AB प्लस BC प्लस C। देखो किस तरीके से कॉमन लेते हैं, तीनों में से एक संख्या बाहर लिखी जाएगी, अंदर 1 1 1, BC CA AB 1 1 1। आप देखेंगे बाहर कुछ भी लिखा हो, अंदर C1 इक्वल टू C3 आ गया, तो आंसर 0 आ गया। ये थोड़ा सा रैपिडली, थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत आसान है और डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, अब तक मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। अगर आपको ये छूट गया है तो जल्दी से बैक करिए वीडियो और कॉपी करें। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5 क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे, जो पेपर में कंपलसरी आता है, वो क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चन उसकी झलक दिखाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से और ध्यान से देखिएगा, और कॉपी पे मेरे साथ साथ तो जरूर लिखिएगा। आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B प्लस C प्लस A प्लस B, उसके बाद Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q, उसके बाद Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। ये आपने लिख दिया, सिंपल है, यहां तक की बात तो सिंपल है। उसके बाद आपको प्रूफ जो करना है वो राइट साइड में आपको दिख रहा है, क्या प्रूफ करना है। आप गौर से देखेंगे कि अगर मैं इस C1 को, इस C2 को और इस C3 को लेता हूं और इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब जोड़िए, B प्लस C में Q प्लस R जोड़िए, उसमें फिर Y प्लस Z जोड़िए, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को, इसी सेम कंडीशन को अगर मैं C से ना देख के, यानी कि कॉलम से ना देख के मैं अगर रो की तरफ जाऊं, लाइक रो की तरफ जाने का मतलब ये कुछ इस तरीके से कि ये है मेरे पास फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को जोड़ दूं तो देखो B प्लस C प्लस A प्लस B, तीनों के तीनों जुड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं यही काम करने वाला हूं, इसी तरीके से जैसे मैंने सोचा है, एज ए स्टूडेंट आपको भी सोचना है। मैं इसीलिए ये सब सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं कि सोचना कैसे है, ऐसा नहीं कि करना कैसे, करना तो मैंने बता दूंगा आपको आ जाएगा, लेकिन सोचना भी तो है ना। तो आप ऊट पटांग काम करेंगे, यही है इस प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की, कि आप अलग अलग कंडीशन, हर बार ऐसा नहीं कि जो आपने सोचा उससे आंसर आ जाएगा, समटाइम्स नहीं भी आएगा। आप लर्नर हो अभी, तो हर बार मेरी तरह नहीं होगा कि मैंने तो पहले कर रखा तो मुझे पता है क्या करना है, आपको नहीं पता चलेगा नए क्वेश्चंस में। तो आपको ऐसे सोचना है कि ऐसा सोच के देखें, करके देखते हैं, नहीं हुआ काट देंगे, फिर ऐसे करके देखते हैं। बस अगर आपने ये सीख लिया तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब समझ में आया किस फ्रेम ऑफ माइंड से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिलहाल आपको R1 में चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में चेंज किया, R1 R2 R3 जोड़ दिया, तो ये मैं यहां से लिखूंगा R1 मतलब कि B प्लस C और Q प्लस R और Y प्लस Z, ये R1 है। अब इसमें मेरे को जोड़ना है, इसमें जोड़ना है R2 देखो मैं ये कवर कर देता हूं, ये R2 के नंबर्स है, ये जोड़ेंगे सब जन, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे
प्लस का सी प्लस ए, देखो पहले तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का आर प्लस बी, फिर उसके बाद प्लस का जेड प्लस एक्स। सही है ना, R1 जुड़ा है सिर्फ, R1 में R2 जुड़ा है सिर्फ, है ना R2। फिर उसके बाद R2 जुड़ गया तो अब R3 की बारी आएगी। R3 आपके सामने ये रहा, इस R3 को भी इसमें जोड़ते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, R3 को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए प्लस बी और आ जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए आप प्लस का पी प्लस क्यू, देखिए ना ये R3 यहाँ जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपली समझाया है मैंने, देखो बिल्कुल डिटेल में कोशिश कर रहा हूं बताने की। जिसको ये चीज आ रही है वो आगे बढ़ जाए, जिसको नहीं आ रहा है वो डिटेल में सीखे कि हो क्या रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सी प्लस ए, फिर उसके बाद आर प्लस बी एंड जेड प्लस एक्स, उसके बाद ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए में ए जोड़ेंगे 2a, बी में बी जोड़ेंगे 2b और सी में सी जोड़ेंगे 2c। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, ये इस तरफ लिखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहां पर भी आप इसे जोड़िए तो आ जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2r। यहां पर भी इसे जोड़िए आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। सिंपल है, जोड़ना आपको आता है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए c प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, यहां पर ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। आई थिंक यहां तक आपने बिल्कुल तरीके से लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको दो कॉमन आता हुआ दिख रहा है, लिखिए टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर मिलेगा c प्लस ए, प्लस बी, यहां पर मिलेगा r प्लस पी, p प्लस क्यू, यहां पर मिलेगा z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब देखो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को, देखो एज ए लर्नर आप अभी सीख रहे हो, एज ए स्टूडेंट आप सीख रहे हो तो स्टेप्स मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में यहां पर आके आप फंस जाते हो। तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है क्वेश्चन में निकालना क्या था। आप देखिए क्वेश्चन में आपको ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो आप गौर से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखेंगे तो सेकंड रो को देखिए, आप सेकंड रो को आप देखिए, यहां पर लिखा है बी, क्यू और वाई। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए, यहां पर लिखा है सी प्लस ए, यहां पर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें से इसे घटा दिया जाए, सोचो जरा, ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दिया जाए सी, और ये भी घट ही जाएगा, दोनों घट जाएंगे ना, तो बी बचेगा या नहीं बचेगा। अब चलो इस बात को आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे, तो p प्लस क्यू प्लस आर में से ये दोनों घटा दूं, माइनस माइनस, तो r से r कट जाएगा, p से p क्यू बचेगा। अगर इसमें से इसे घटा दूं तो y बचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी R2 वाली ये सिचुएशन b, q और y फुलफिल हो रही है। तो प्रॉपर्टीज समझ में आए, सोच कैसे रहे हैं। आपको सबसे पहले सोचना आना चाहिए कि मैं सोचता कैसे हूं। अगर आपको पता चले एक सर सोचते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का कराया जा सकता है। सेकंड वाले को भी इसी सीक्वेंस में सोचेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया, हमने तो बहुत टाइम लगाया होगा। तो मैंने फिर बताना है, मैं इसमें कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, कोई टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, बस वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो माइंड पावर है वो ऐसा हो जाता है कि वो जल्दी से बता देंगे आंसर, और आप प्रैक्टिस कम करते हैं एज कंपेयर टू एनी टीचर, तो इसलिए आप थोड़ा लेट बता पाते, लेकिन बता तो पाते हैं ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे तो भी थोड़े समय बाद बता तो सकते हैं ना। तो बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने कई बार करा रखा होगा तो इसलिए मैं जल्दी बता सकता हूं। क्या कि R1 में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी गलती हो गई, R1 में नहीं, R2 में, R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R1, एंड R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस R1। मैंने क्या बोला था कि जिसमें भी चेंज करते हैं वो दोबारा में नहीं आना चाहिए। क्या है यहां पर, कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल। एक साथ दो प्रॉपर्टीज मैं लगा सकता हूं। अगर आपको कोई डाउट है इसे लगाने में, आप पहले ये प्रॉपर्टी लगाएं, सॉल्व करें, अगले स्टेप में ये प्रॉपर्टी लगाएं। अलग अलग भी यूज हो सकती है, एक साथ भी यूज हो सकती है, बस कंडीशंस आपकी पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं एक साथ लगा रहा हूं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं।
R2 में से R1 को घटाना है, ये मेरा R2 है, इसमें से इसे घटाना है, ध्यान रखना R2 पहले लिखना है, यानी कि पहले तो मैं R1 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। यहां पर भी मैं लिखना चाहता हूं P प्लस क्यू प्लस R, यहां पर भी लिखना चाहता हूं मैं X प्लस वाई प्लस जेड। R2 में से R1 को घटा रहे हैं ना, तो इसका मतलब C प्लस A में से घटाना है A प्लस B प्लस C, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। मैं एक साथ कर रहा हूं इस काम को ना, 2 स्टेप्स क्यों भरूं इस बात के लिए, मुझे पता है घटाना है तो सभी घट जाएंगे। ऐसे यहां से घटाइए, देखिए ये लिखा है R प्लस P, माइनस कर दीजिए P माइनस Q माइनस R। ऐसे यहां से घटाइए, आप लिखेंगे Z प्लस X, माइनस कर दीजिए X माइनस वाई माइनस Z। बात समझ में आ गई। अब R3 में से R1 घटाइए, देखो बहुत आसान है, आप मेरे को यहां पर स्किप कर सकते हैं, आप खुद से करें इसे पॉज करके और स्किप कर दें, इस वीडियो को मत देखें फिर, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को तो जान लिया आपने क्या करना है, आप लिखें A प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहां पर देखिए इसे घटाइए तो आ जाएगा P प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, उसके बाद ये घटाइए तो क्या आ जाएगा X प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का Z। चलिए इसको भी आप कवर कर लेना तरीके से। ओके, अभी लिखिए 2, यहां आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहां आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, यहां आ जाएगा X प्लस वाई प्लस Z। यहां तक समझ में आ गया। अब आप लिखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है A से A और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का B बचेगा। ऐसे यहां पर माइनस का Q बचेगा, ऐसे यहां पर माइनस का Y बचेगा। आप खुद से ट्राई करिए, आपको कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं कट करके दिखाता हूं। R से R कैंसिल और P से P कैंसिल, यहां पर Z से Z कैंसिल, X से X कैंसिल। ओके, इधर भी आप देखेंगे तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, ऐसे P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, X से X कैंसिल, Y से Y। तो क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस का C, माइनस का R, माइनस का Z। कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के नजदीक है। अभी स्टार्टिंग वाला R1 देखिए और अपने क्वेश्चन का R1 देखिए। मैं फिर से मैं क्वेश्चन पे लेके आया हूं, ये देखिए क्वेश्चन का R1 A P और X लिखा हुआ है, और यहां देखिए आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर आप इन तीनों को जोड़ दें, इसमें 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 तीनों में प्लस कर दें, यानी R1 में चेंज करें R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, तो आपका आंसर बनता हुआ दिख रहा है। 2 तो बाहर है ही, आप लिखेंगे अंदर, लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी और जोड़ रहे हैं R2 यानी कि माइनस बी माइनस सी। ऐसे ही P प्लस क्यू प्लस R माइनस क्यू माइनस आर, ऐसे ही X प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, यह जाएगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके सामने, देखो सब कुछ कट गया, ऊपर बचा A, यहाँ माइनस बी माइनस सी, फिर उसके बाद P माइनस क्यू माइनस आर और X माइनस वाई माइनस जेड। द नेक्स्ट स्टेप इज इधर पॉजिटिव बनाना है, तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे R2 टेंस टू माइनस 1 इंटू R2 एंड R3 टेंस टू माइनस 1 इंटू R3। आप इंडिविजुअली अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसी संख्या से डिवाइड भी कराना होता है, तो यहां पर लिखेंगे 2 डिवाइड बाय -1, एक बार यहां लिखेंगे और -1 2 बार कर रहे हैं तो 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अंदर अपने मल्टीप्लाई कर दिया, A P और X लिखा, यहां -1 की मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा B Q और Y, यहां -1 की मल्टीप्लाई कर दी C R और Z, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। फाइनली आंसर आपके सामने है ABC PQR XYZ। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। स्टेप्स बहुत सारे होंगे, ऑफ कोर्स मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है, आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ओके, अब हमारे सामने आता है छठा क्वेश्चन, ये 6th, और 7वां क्वेश्चन ये 7th। तो छठे और 7वें क्वेश्चन को हम जरूर करेंगे, आप पहले इसे खुद से ट्राई करें। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अब देखिए यहां पर 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहां पर जो ये लाइन लिखी है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14, यानी कि 8 से क्वेश्चन शुरू करने हैं और 14 तक जो है वो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके लिखना है। ये नई बुक के अंदर प्रिंट यहां से लिखा है,
लेकिन जो पुरानी बुक देखोगे तो यही सेम आपको लाइन यहां दिखेगी, और यहां पर पुरानी बुक के अंदर प्रिंट लिखा हुआ है और वहां पर है 6 to 14, यानी कि ये छठा और सातवें क्वेश्चन में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, यानी कि इसे एक्सपेंड करना होगा। ऑफ कोर्स बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, हम इसे एक्सपेंडिंग वाले नियम के साथ ही करेंगे, क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग से ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हम छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको यहां पर दे रखा है छठे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। सिंपल ये क्वेश्चन दे रखा है, और मैंने कहा अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रही कि आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, इन्हें एक्सपेंड करना है। इस पार्टिकुलर जो ये नई बुक जो आई है उसके अंदर जरूर यहाँ लाइन लिखी है, बट आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप पुरानी बुक में आपको दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ था और 6 to 14 लिखा हुआ था। ओके, फिलहाल हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे। आप पहले प्लस का 0 लिखेंगे, मैंने बताया था आपको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, तो जल्दी से 0 लिख लीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और जो चार संख्याएं बची हुई दिख रही हैं एलिमेंट्स, वो सारे के सारे लिखिए 0 माइनस सी सी और 0। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस का a, और फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो माइनस a माइनस सी b और 0 लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस का b, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो माइनस a 0 और b और c। तो ये आपको इवेल्युएट करना तो अब आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा, ये सिखा दिया जाएगा। फिलहाल बाहर 0 लिखा है तो कुछ भी सॉल्व करेंगे आंसर तो 0 ही आएगा। माइनस ए, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा आंसर 0, फिर माइनस का निशान और बी की सी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का बी सी, फिर माइनस का बी, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ए सी, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0। फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और बाहर माइनस है तो माइनस का एबीसी आ जाएगा। यहां पर देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस का एबीसी आ जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर 0। समझ में आ गया आपको? जल्दी से इसे कॉपी करें। उसके बाद हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सातवां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए किस तरीके से किया जाएगा। आप सेवंथ क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो सेवंथ क्वेश्चन आपका क्या है, ये है सेवंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है वो उतार लीजिए, माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, उसके बाद बी सी माइनस का बी स्क्वायर और बी सी, एंड देन सी ए, फिर उसके बाद सी बी और माइनस का सी स्क्वायर। आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन a b c from r1 r2 and r3 रेस्पेक्टिवली। आपने कॉमन ले लिया ए बी सी R1 R2 R3 में से, तो देखिए ये आपने ए बी सी कॉमन ले लिया। आप C1 में से भी देख सकते हैं, C1 C2 C3। आप R1 को देखेंगे, बस ये ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा। अब R2 को देखेंगे सिर्फ, अब बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी माइनस बी और सी, और अगर R3 को देखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर क्या लिया, ए बी और सी लेना ना, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास सी, यहाँ पर बचेगा आपके पास बी, और यहाँ पर बचेगा आपके पास, ठीक है, गलत क्यों कर देता हूँ। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है और कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन लिख लीजिएगा 7, और लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा। आप लिखिएगा माइनस का ए, उसके बाद ए बी, माइनस का ए स्क्वायर लिखा है, सॉरी ये देख के लिखिए, और उसके बाद ए सी, देन उसके बाद बी सी माइनस का बी स्क्वायर, बी सी नहीं है बी ए लिखा है, क्या कर सकते। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, देखिए कैसे लिखना है। आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, और आप बिल्कुल केयरफुली ये डिजिट्स उतारिए, माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी, देन उसके बाद बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी,
उसके बाद है CA और CB एंड माइनस का C²। आपको सिंपली इसमें लिखना है टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। आपने तीनों में से आपको सिर्फ R1 देखना है। देखो R1 देखना है, R1 में से कॉमन क्या ले रहे हैं? A कॉमन ले रहे हैं, तो ये मैंने A कॉमन ले लिया। फिर B लिया है R2 में से और C लिया है R3 में से, तो R1 में से A को कॉमन लीजिए, बचेगा क्या? माइनस का A, B और C। R2 को देखिए सिर्फ, इसमें से B कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? A माइनस का B और C। R3 को देखिए, आपका यहां पर C कॉमन लेंगे, बचेगा A, B और माइनस का C। बहुत सिंपल है ना। अगेन टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो आप दोबारा से ले लीजिए कॉमन, देखिए क्या बचेगा? A², B² C²। देखो कॉमन कहां से लेना है? आपको यहां से A कॉमन लेना है, यहां से B कॉमन लेना है, यहां से C कॉमन लेना है, बाहर लिख देना है। तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। बहुत सिंपल हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपली इसे इवैल्यूएट करना है। आप चाहे तो मैक्सिमम 0 भी बना सकते हैं। चलो पहले मैं 0 बनाया था, चाहे तो इवैल्यूएट करके भी आंसर आ जाएगा 4, और चाहे तो ऐसा कर सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? A² B² C²। इन दोनों को जोड़िए, आंसर आएगा 0। इन दोनों को जोड़िए, आंसर आएगा 0। इन दोनों को जोड़िए, आंसर आएगा 2। 1 -1 1 1 1 -1। ये आपको समझ में आता है? आप इवैल्यूएट कर दीजिए। क्या इवैल्यूएट करना है? R1 को। तो प्लस माइनस प्लस करके आप इसे इवैल्यूएट करते हैं। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट 2 लिखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा A² B² C² और अंदर क्या बचेगा? ये देखिए 2। फिर उसके बाद आप इसे कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 माइनस का -1, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये जाएगा 4A² B² C²। इवैल्यूएट करना आपको आता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। 8 से हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन इसका आता है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।